हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परीक्षक रांची द्वारा वार्षिक परीक्षा 2023-24 का 10वीं कक्षा का मॉडल सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 156 है, इसको 2 से हम लोग काटते हैं तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। इसके बाद देखिए 3 से काटेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 13 तिया 39। फिर यहाँ पे देखिए इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में है 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। इसमें देखिए 2 इंटू 3 इंटू 13 आपका लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए 6/15 है, इसका दशमलव प्रसार चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3 गुने 5, तो 3 × 15। तो इसका देखिए दशमलव प्रसार शांत होगा दोस्तों। इसको हम लोग एक फार्मूला होता है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में अगर हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होगा तो उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लेंगे। अगर ये दोनों में से कोई एक भी रहेगा, यानी कि 2 के पावर अगर रहेगा या 5 के पावर, तब पर भी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 में से कोई एक होना चाहिए या दोनों होना चाहिए। अगर दोनों नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5 के पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुनें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्राफ जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। इस ग्राफ में ये जो लाइन है एक अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी शून्यकों की संख्या 4 होगा। 4 आपका राइट आंसर होगा। देखिए जो ये वक्र रेखा है ये एक अक्ष को कितनी बार काटता है उसको काउंटिंग करके लिख देना रहता है, यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। देखिए शून्यकों का योग निकालना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस समीकरण को हम लोग देखिए इस तरह से लिख सकते हैं x² तो यहाँ से हो जाएगा माइनस यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ से अल्फा इंटू बीटा। तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे x² है ये तो सेम है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इससे अगर कंपैरिजन कराते हैं तो यहाँ पे 7 आपका आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग आपका 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछता है दोस्तों तो यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू 12 का कंपेरिजन हम लोग 12 से कराते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये जो है ये पद x का जो गुणांक है वो शून्यकों का योग होता है और यहाँ पे सूत्र में माइनस होता है, ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के अल्फा प्लस बीटा 7 आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए रैखिक समीकरण युग्म ax + by + c = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई हल नहीं होने के कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस कंडीशन में रेखाएं समांतर होती है, और समांतर जब रेखाएं होगी इस तरह से तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ये कंडीशन जो है समांतर का कंडीशन है, और इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं पूछ रहा है कि समांतर है, पहला है संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेद करती है, लंबवत है। तो चलिए यहाँ से हम लोग A1 B1 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1/A2, अगर A1/A2 निकालेंगे तो हम लोग के यहाँ से हो जाएगा 1/3। अब देखिए गुणांक की तुलना करें x के गुणांक का, तो A1/A2 1/3 हो गया। अब B1/B2 निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए -1/-2 यानी कि 1/2 होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं A1/A2 बराबर नहीं आ रहा है B1/B2। A1/A2 1/3 है, B1/B2 निकाले तो 1/2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे इस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 2x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, और यहाँ से 5x माइनस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। तो ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा। 5 और 2 यहाँ पे 7x बराबर 7 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7/7, यानी कि x बराबर 1 हो जाएगा। और x का मान 2 में से कोई एक समीकरण में रख दीजिए। तो समीकरण मान के चलिए इसमें हम लोग रख लेते हैं, तो 2 × 1 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 - 2, यानी कि y बराबर 4 होगा। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर 1 और y बराबर 4 होगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कोई समीकरण होगा तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। तो देखते हैं इसमें सॉल्व करके कि कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला को देखिए यहाँ पे फर्स्ट का सॉल्व करेंगे तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे x माइनस 3 है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 7x प्लस 5, तो x² a स्क्वायर हो जाएगा -2ab प्लस b², यानी कि 3 तरीके 9 होगा, और इधर x² माइनस का 7x प्लस 5 होगा। तो यहाँ पे x² देखिए हट जा रहा है, ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। x² घात 2 हट गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे देखिए हम लोग बी को चेक करते हैं, तो बी में भी यहाँ देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x² 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ देखिए होल क्यू आ रहा है, पावर 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका राइट आंसर होगा। सी को हम लोग सोल्व करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे 2x माइनस 3 है। तो इसको देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो a² प्लस 2ab प्लस b², और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 होगा। अब यहाँ पे देखिए 2x और 2x 0 हो जाएगा, तो x² प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x² प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे देखिए घात 2 है, ये द्विघात समीकरण है, यानी कि यहाँ पे b का मान 0 है। इस रूप में हम लोग ये लिख सकते हैं x² प्लस
बी एक्स, बी का मान 0 है, प्लस सी के जगह पर 7 है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग 7 रख देंगे बराबर 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यह द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसका मूल की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है, तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 7, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 1 होगा, और c बराबर हो जाएगा 6। तो देखते हैं d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। तो मूलों की प्रकृति चेक करने का, b का मान यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान 6 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49 और 6 चौके 24। तो देखिए 9 में से 4 घटाइएगा तो 5, 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पे देखिए d बराबर 25 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मूलों का कंडीशन यहाँ पे देखिए चेक करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए d का मान जो है 0 से बड़ा है। तो जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है, और वास्तविक होगा और असमान होगा, यानी कि अलग अलग होगा। एक और कंडीशन होता है दोस्तों, इसमें तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वास्तविक तथा असमान होगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन होता है d बराबर 0। तो ये दूसरा कंडीशन में दोस्तों इसमें भी वास्तविक होता है, बट मूल इसमें समान होता है, तभी तो हम लोग के d बराबर 0 आया नहीं है। एक और होता है तीसरा कंडीशन, d छोटा होता है 0 से, तो इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना संभव नहीं होता है, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होता है। तो ये तीनों कंडीशन को आप याद रखेंगे, और ये फार्मूला है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी याद रखेंगे। इन मूलों की प्रकृति चेक करने का फार्मूला है। तो हम लोग के ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, वास्तविक तथा असमान मूल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान निकालिए। अब देखिए मूल समान होगा दोस्तों, तो मूल समान होने के कंडीशन में d बराबर 0, तो हम लोग यहाँ से देखिए a बराबर हम लोग को हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का 4 और c बराबर हो जाएगा k। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला रखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें मूल समान कह रहा है तो d का मान 0 ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे, b का मान हो जाएगा माइनस 4, तो माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 हो जाएगा और c का मान k हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 4 चौके 16 आएगा, और इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ से k हो जाएगा 4k। अब दोस्तों 4 के को लेफ्ट साइड में कर देंगे तो यहाँ से 4k इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा k बराबर 16/4, 4 चौके 16, यानी k का मान 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखिए एपी दिया हुआ है 24, 21, 18 का सार अंतर निकालना है। तो सार अंतर निकालने के लिए बहुत ही आसान फार्मूला है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी कि a2 माइनस a1 कर दीजिए। तो ये दूसरा पद यहाँ पे देखिए 21 है, 21 में से 24 माइनस कर देंगे तो 21 में से 24 जाएगा तो -3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना है दोस्तों। तो हम लोग देखिए एनवां पद का फार्मूला जानते हैं, एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। तो हमको 10वां पद निकालना है, तो n का मान 10 रख देंगे। 10 a का मान देखिए यहाँ से प्रथम पद 2 है, इसको इस तरह से लिखना है। n का मान 10 पद है तो 10 - 1, और यहाँ पे सार अंतर देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाना रहता है। अभी हम लोग 12वां क्वेश्चन में सोल्व किए थे, तो 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि सार अंतर 5 होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 प्लस यहाँ से 10 में से 1 जाएगा तो 9 होगा, 9 × 5 = 45, 45 और 2 जोड़ेंगे तो 47 आएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर बी सी हो तो यहाँ पे बी डी बराबर 7.2 दिया हुआ है, ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर और ई सी बराबर 5.4 सेंटीमीटर हो तो ए डी का मान निकालिए। तो यहाँ पे देखिए थेल्स प्रमेय के अनुसार दोस्तों, थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखिए थेल्स प्रमेय अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। अब यहाँ से देखिए ए डी निकालना है तो ए डी रहेगा, और यहाँ पे डी बी देखिए हो जाएगा बी डी 7.2, ए ई का मान दिया हुआ है 1.8 और ई सी का मान दिया हुआ है 5.4। अब देखिए 7.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए डी इक्वल टू हम लोग क्या आ जाएगा 1.8 × 7.2 और यहाँ से हो जाएगा 5.4। तो इसको काटेंगे तो 18 × 3 = 54 आ जाएगा, और यहाँ से इसको हम लोग 3 से काटेंगे 72 को तो 24 × 72, यानी कि 2.4 आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, 2.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए आपका सी दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी में ए बी बराबर दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण बी का मान पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग ए बी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 6√3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 × 6 = 36 और √3 का 3 होगा। तो इसको अगर हम लोग 6 × 18 = 8, 3 × 9 108 आ रहा है दोस्तों। और यहाँ पे ए सी का स्क्वायर कर लेते हैं, सॉरी बी सी का पहले करते हैं। तो यहाँ से बी सी का स्क्वायर करेंगे, ये तो ए बी का स्क्वायर हो गया, बी सी का स्क्वायर किए तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 × 6 = 36 हो जाएगा। अब ए सी का स्क्वायर करते हैं, तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए सी 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 12 × 12 हम 144। तो देखिए ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर जोड़िए तो ए सी के स्क्वायर के इक्वल टू आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर आ रहा है। ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर जोड़िए 144 आएगा, 108 और 36। तो 108 और यहाँ पे 36 जोड़ते हैं तो 8 × 6 = 14 के 4, 3 और 1 4, देखिए 144 आ रहा है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ से कोण बी का मान 90 डिग्री होगा दोस्तों। कोण बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। 2 बिंदु दिया हुआ है, इसके दोनों का बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी सूत्र देखिए होता है, यहाँ पे दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x2 दिया हुआ है, देख सकते हैं 4, तो 4 - 2 का
होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8, यानी कि 4√2 होगा। तो आप देख सकते हैं 4√2 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है 4√2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए बिंदुओं दिया हुआ है 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का मध्य बिंदु पूछ रहा है दोस्तों, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1। देखिए मध्य बिंदु x और y है, तो इसका अगर x1 प्लस x2/2 और y का हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखिए x1 है 2 प्लस 5/2 और यहाँ से y1 प्लस y2 यानी कि 5 प्लस 7/2। तो यहाँ पे देखिए 5 2 7, तो 7/2 आ रहा है और यहाँ पे हो जाएगा 12/2। इसको काट लेंगे, 2 6 12। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग के आ रहा है 7/2 और 6। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में 7/2 और 6 है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है जिसमें कि 7/2 और 6 है। फिर से हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 और 7 दिया हुआ है y1 प्लस y2। फिर से इसको हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x और y मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है और फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, यानी कि 2 प्लस 4/2 हो जाएगा। और y निकालेंगे y1 प्लस y2, यानी कि 5 प्लस 7/2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, 6/2 और यहाँ से 7 और 5 12, 12/2 होगा। तो यहाँ से 2 तिहाई 6, 2 6 12, यानी कि 3 और 6 आ रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो 3 और 6 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। यदि 0 0 5 0 और यहाँ पे 0 6 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है (1/2) x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसमें x1 x2 y1 y2 सभी का मान रख देना है। तो यहाँ पे देखिए x1 0 है, तो ये वाला तो पार्ट आपका 0 हो जाएगा। x1 0 है तो यहाँ पे इसको 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे x2 5 है, तो ये वाला तो निकलेगा। x3 यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 भाग तो 0 हो जाएगा, क्योंकि x3 का मान 0 रखिएगा तो इसको पूरा को 0 कर देगा। तो हम लोग के बस निकालना है 1/2 और यहाँ पे ये वाला का निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए x2 का मान 5 है, तो 5 रख देंगे और y3, तो यहाँ पे देखिए y3 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6 है, तो 6 माइनस y1, तो y1 0 है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और यहाँ से हो जाएगा 5 हो गया, और यहाँ से 5 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा और इधर 6 × 5 = 30 हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो 15 आएगा। तो 15 वर्ग मात्रक देखिए ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, 15 वर्ग मात्रक।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो tan ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 20वां के साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आधार बराबर हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 चौके 16 माइनस 3 3 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो 7। तो यहाँ पे देखिए आधार = 7 आ गया। तो हम लोग tan ए का मान निकालना है। सॉरी दोस्तों 3/5 है, यहाँ पे हम लोग गलत लिख दिए हैं, फिर से इसको सोल्व करना पड़ेगा। 3/5 दिया हुआ है, साइन ए = 3/5 है। तो साइन ए को लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण है, यानी कि हमको आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है √ कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण 5 है तो 5 का स्क्वायर, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5 × 5 = 25, 3 3 9, 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो आधार 4 आ गया। तो हमको tan का मान पूछ रहा है, यानी कि tan ए का बताइए। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लंब 3 है और आधार 4 आया है, तो 3/4 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर ए = 1, तो कोण ए का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो sin स्क्वायर ए = 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से sin स्क्वायर ए = हो जाएगा, ये देखिए किसका मान होता है साइन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा का कंपेयर कराएंगे तो a = 30 डिग्री आएगा दोस्तों, a = 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो हम लोग देखिए स्क्वायर को कंपेरिजन कराएंगे तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। फिर से इसको हम लोग देखते हैं। 21 को sin स्क्वायर ए = 2 sin स्क्वायर = 1 है, तो यहाँ से हो जाएगा sin स्क्वायर ए = 1/2। तो यहाँ पे sin ए = हो जाएगा √ यहाँ पे प्लस माइनस आएगा 1/2। तो यहाँ से हम लोग प्लस मान लेंगे, माइनस का ले लेंगे, तो √ 1/2 होगा। तो यहाँ से 1/√2 होगा sin ए =। अब यहाँ पे देखिए 1/2√2 किसका मान होता है, तो हम लोग sin ए = लिख सकते हैं sin 45 डिग्री का मान होता है। तो और थीटा का कंपेयर कराते हैं तो a = 45 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 45 डिग्री दोस्तों। अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर नहीं लेते तो हम लोग का क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फार्मूला में स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम आगे जो सोल्व बता रहे थे वो गलत है, ये आपका सही है, a = 45 डिग्री। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 22 में cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। दो में से किसी को एक को चेंज कर दीजिए, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको sin 42 डिग्री, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं sin 42 डिग्री। अगर इसको sin 42 को चेंज करना रहेगा तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम लोग का फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा = sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए sin 42 हो गया, और यहाँ से आ गया sin 42 डिग्री। तो sin 42 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23
23 दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए एक हम लोग यहाँ पे मीनार बना लेते हैं। देखिए मीनार है और यह भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर है और ये भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये वाला 30 आपका दिया हुआ है, ये 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमको मीनार की ऊंचाई यानी कि ये वाला एच निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों भुजा में क्या संबंध होता है, अगर इसको हम लोग ए बी सी मान लेते हैं तो tan ये जो है लंब और आधार का संबंध है। यहाँ पे देखिए एच और 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों भुजा में यानी कि ए बी और बी सी में tan थीटा का संबंध होता है, यानी कि tan 30 डिग्री लिया जाएगा और tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यानी कि ए बी आपका 30 है लंब और आधार आपका 30 है, तो h बटे 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर यहाँ से हो जाएगा h बटे 30। अब इसको यहाँ पे देखिए अगर हम लोग 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 30/√3। अब इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए तो 30/√3 यहाँ से हो जाएगा √3/√3। तो यहाँ पे देखिए 30√3/3 3 के 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। इस तरह से काटेंगे तो 3 दहा 30 यानी कि 10√3 मीटर होगा। तो 10√3 यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 10√3 मीटर। इसका मीनार का हाइट जो है 10√3 मीटर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक हम लोग सर्कल खींच सकते हैं। इसको इधर से स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा, यहाँ से स्पर्श रेखा, बहुत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और वृत्त की बात करें तो एक वृत्त की अगर त्रिज्या पूछेगा तो एक वृत्त की त्रिज्या भी अनंत होती है। एक वृत्त का अगर व्यास पूछेगा तो वृत्त की एक वृत्त की जीवाएं कितनी होती है, तो जीवाएं भी अनंत आपको बताना होगा। ये देखिए सारा जीवा है, एक वृत्त की अनंत जीवाएं होती है, इसको भी आप याद रखेंगे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, तो वृत्त की देखिए सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक वृत्त की कितनी, एक वृत्त को छेदक रेखा आएगा कि एक वृत्त की छेदक रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बिंदु पर। देखिए कोई भी छेदक रेखा खींचिएगा तो उसकी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओक्यू 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू निकालना है दोस्तों, यानी कि ये वाला कोण आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए एक हम लोग के थ्योरम है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, यानी कि स्पर्श रेखा जो है यहाँ पे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डाला जाए ना, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो ये चतुर्भुज है, तो देखिए हम लोग के यहाँ पे 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 और 110, तो टोटल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो 360 में से हम लोग के घटाना है कितना, यहाँ पे देखिए 110 डिग्री दिया हुआ है प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ से आया, तो देखिए ये जो है स्पर्श रेखा है ना, वृत्त यहाँ से स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र से अगर लंब डालेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये भी आपका एक थ्योरम है। तो ये दोनों कोण 90-90 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग 360 डिग्री है। अब इसमें से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 90-90 180 आ जाएगा, 180 और यहाँ पे 110 जोड़ देना है, 110 प्लस 180, ये दोनों को जोड़कर और इसमें हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 360 डिग्री हो गया और इसको जोड़ेंगे
तो 0 हो जाएगा, 8 1 9 और 1 1 2, 290 आ रहा है, 290। तो 360 में से 290 घटाएंगे तो यहाँ पे 16, 16 में से 9 जाएगा 7, तो यहाँ पे 70 डिग्री आ रहा है दोस्तों। तो 70 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, यानी कि कोण जो है पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री होगा, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 2πr, और संख्यात्मक रूप से मतलब संख्या अगर रहेगा तो दोनों बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो वृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का होता है πr²। तो यहाँ पे देखिए एक ठो r से r कट जाएगा और यहाँ से पाई चला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 हो गया और एक तो यहाँ पे r बच गया। तो r बराबर 2 मात्रक, यानी कि त्रिज्या पूछ रहा है तो 2 मात्रक आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी मात्रक नहीं है, मिली सेंटी डेसी कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मात्रक लिखाएगा, तो r बराबर 2 मात्रक होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27। एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर घोड़ा है तो इसका जो है 7 मीटर लंबा रस्सी से इसे बांध दिया गया है। तो ये देखिए 7 मीटर लंबा रस्सी है, यानी कि इसको ऐसे घूम घूम के घास चरेगा इस तरह से। तो ये त्रिज्या हो गया, r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, तो त्रिज्या 7 है, तो वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि πr²। तो पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख देंगे और त्रिज्या हो जाएगा 7 × 7, तो 7 7 कट जाएगा, 22 × 7 करेंगे तो 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर में होगा, क्योंकि रस्सी जो है 7 मीटर लंबा है, तो ये आप मीटर में है, याद रखिएगा। तो ये इतना बड़ा रस्सी है, या इसी को घोड़ा को यहाँ से यहाँ तक बांध दिया गया, तो ये ऐसे घूम घूम के घास को चरेगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो इसका देखिए दोस्तों एक फार्मूला होता है, बांस की लंबाई निकालना है तो अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे l² प्लस b² प्लस h²। इसका वो सभी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 12 बार हम 144, 9 9 81 और यहाँ पे 8 8 64 होगा। इसको सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 और 1 5 और 4 9 6, यहाँ से हो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 4 18 के 8 हो जाएगा, और 1 1 2 289 आ रहा है, तो 289 का यानी कि वो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 17 मीटर आएगा। तो दोस्तों 17 मीटर लंबाई का सबसे बड़े बांस की लंबाई 17 मीटर होगा, जो कि उस कमरे में रखा जा सकता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, अगर किसी कमरा की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है और उसमें सबसे बड़े बांस या रॉड की कौन सा रॉड रखा जा सकता है उसका लंबाई निकालना है, तो आप l² प्लस b² प्लस h² कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा सबसे लंबी रॉड या बांस की लंबाई जो उस कमरे में रखा जा सकता है। इससे बड़ा कोई नहीं उसमें रखा जा सकता है दोस्तों, कोई भी लंबा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
29 में देखिए दिया हुआ है उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, खाली जगह है। तो देखिए उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को से कम प्रकार का त्वरण, से अधिक प्रकार का त्वरण, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए तथा बी दोनों होगा, अधिक प्रकार का त्वरण और कम प्रकार का त्वरण दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 29 तक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए सी जो दिया हुआ है आपका सही आंसर है 15%। ये परसेंट में आपका किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए बस 30 तक ही दोस्तों। आगे से सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।